नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद गोविंद में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ये जो है हर एक के गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आज हम इन्हें देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था या हो गया था वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 1-2 सेकंड का आप समय ले लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो कि एक गुप्त वंश के शासक थे। तो इसे 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी, जिससे यह नष्ट हो गया। ये वर्तमान समय में आपका नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश में पड़ता है। और आपका यह तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो ये तक्ष है, जो पाकिस्तान में एक नगर है जिसका नाम तक्ष है। ये राम के जो भाई भरत थे उनके पुत्र के नाम पर है। जो कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये बुद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है चंद्रगुप्त को, दूसरा समुद्रगुप्त को, फिर चंद्रगुप्त प्रथम को, हर्षवर्धन को। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन जो कि फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, जो बाद में चल के वहाँ का सम्राट बना। इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। और ये समुद्रगुप्त एक महान शासक थे जो कि गुप्त वंश के थे, और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम जो कि श्री गुप्त के बाद उपाधि मतलब इसके शासक बने, और जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक थे, इनके पिताजी का नाम था पुष्यभूति। तो इनके पिताजी ने ही वर्धन वंश की स्थापना की थी, इसलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंकी से मानते हैं। सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सूर्यगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण किए जाने पर समाप्त हो गया था? तो आपको बताना है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर है अर्दो अरबों द्वारा, और हेंग्रियाई द्वारा, हुड़ो द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हुड़ो द्वारा। ये हुड़ जो है तिब्बत के मूल निवासी थे। हुड़ में जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर शासक यहाँ का कनिष्क हुआ था। सॉरी, यहाँ पे कनिष्क जो है कुषाण वंश का था। ये हुड़ जो है तिब्बती थे, बाद में जाके यूरोप में जाके वहाँ के मूल निवासी बन गए। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे गोवंश, कुषाण वंश, एक कुषाण वंश है जिसको कुषाण वंश भी कहा जाता है, मौर्य वंश और पाल वंश। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, जो कि गोवंश है, ये आपका सही है। और इसमें आपका मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, पाल वंश। पाल वंश की स्थापना
गोपाल प्रथम गौड़ ने की थी, और उसके बाद में आता है कुषाण वंश यानी कुषाण वंश। इसकी स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। उसके बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो आपका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य की, बी है समुद्रगुप्त की, सी है विक्रमादित्य की, और डी है आपका स्कंदगुप्त की। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह गुप्त वंश का महान शासक था। और चंद्रगुप्त तो आप जानते ही हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक था। और विक्रमादित्य ये भी गुप्त वंश के महान शासक थे, जिनका वास्तविक नाम था विक्रमसेन। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश का ही शासक था। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी आपका है समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त। तो इसमें बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक यात्री चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था हेनसांग। अब ये किसके शासन काल में आया था? तो ये आपका है हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो आपके सामने है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बी समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त। तो किसके राज कवि थे कालिदास जी? तो इसका ऑप्शन आपका है सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसके बाद में कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये तो आप जानते ही हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे कालिदास जी। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 10वां। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 108, 110, 173 और 166। तो इसमें का ऑप्शन नंबर आपका 108 सही है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में है। और संसद की दोनों सदनों की अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि और संसद आपका जो है राष्ट्रपति, लोक लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर आपका संसद बनता है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपके सामने है अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इसमें आपको बताना है ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सिंगापुर। जो है विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन आपका सिंगापुर में हुआ था। और ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस। स्विट्जरलैंड, जहाँ पे WTO का मुख्यालय है जिनेवा, इसकी राजधानी है बर्न। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है। तो इस आपके सामने ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 9 वर्ष। तो इसमें आपको बताना है कितने वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 9 वर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि 9 वर्ष की होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अप्रैल 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका जो है मुख्यालय हेग में है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, यानी राष्ट्रपति का यदि पद खाली है तो वो कितने महीने या दिन में भर लेना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है 1 महीने में, फिर बी है 3 महीने में, 14 दिन में,
6 महीने में। तो इसमें आपको बताना है जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने दिन में राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए, यानी 6 महीने के भीतर आपको राष्ट्रपति को चुन लेना चाहिए। यानी ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिए हो, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, तो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे 6 महीने में भर लिया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक साथ त्याग पत्र दे दे या अचानक मृत्यु हो जाए, तो उस समय जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इन दोनों की पदावधि देखते हैं, और जिसे 6 महीने में नए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, यानी वायुमंडल के किस परत पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें से कोई नहीं, बी है समताप मंडल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ल रहेगा, और दूसरा सी है कि आयन मंडल में, और आपका डी वाला है क्षोभ मंडल में। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायु का सर्वाधिक घनत्व आपके क्षोभ मंडल में होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के धरातल के सबसे समीप होता है, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में इसकी ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाती है और ठंडी के मौसम में थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इससे इसका जो स्तर है ये बदलता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो है कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है के कस्तूरी रंगन, आर के नारायण, और उसके बाद में सी मदन मोहन, और डी वाला आपका है नवी नारायण। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए सही है, के कस्तूरी रंगन, जो कि भारत के रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये है पवनिक गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है पूलोमीटर, फिर बी है एनीमोमीटर, फिर सी है हाइड्रोमीटर, फिर डी वाला है हाइग्रोमीटर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। पवनिक गति को मापने वाला उपकरण आपका एनीमोमीटर कहलाता है, और उसके बाद में है ये हाइड्रोमीटर द्वारा आपका द्रव का घनत्व मापा जाता है, और उसके बाद में हाइग्रोमीटर द्वारा जो है ये मौसम की आर्द्रता को मापी जाती है। और एक होता है लैक्टोमीटर, जो लैक्टोमीटर जो है दूध की घनत्व को मापता है, यानी दूध की शुद्धता को मापता है, जिसको हम लैक्टोमीटर कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जो है कि ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। तो इसमें से है आपका स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क और नॉर्वे। तो आपको बताना है ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, डेनमार्क का, जो कि डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है। ये ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आप ये ध्यान रखिए, महाद्वीप नहीं बोल रहे हैं हम, द्वीप बोल रहे हैं। ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर सबसे अधिक ठंड यहीं पर पड़ती है, रूस के साइबेरिया और ग्रीनलैंड में ही। तो आपका ये है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। इंडोनेशिया जो कि आपके अंडमान निकोबार जो भारत का हिस्सा है उसके नीचे है इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता है। और फिर आपका आता है ये स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,